एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स पर। आज हम बातचीत कर रहे हैं एडलवाइस के फंड के बारे में और फंड मैनेजर है भवेश जैन। जिस दिन ये लॉकडाउन लगा उसके अगले दिन मार्केट में तो इतनी शार्प फॉल आई थी कि किसी को शॉर्ट करने का तो मौका ही नहीं मिला होगा। तो उस दिन आप क्या कर रहे थे, और प्लस जो आप मॉडल के बारे में जिक्र कर रहे हैं वो मॉडल क्या इंडिकेट कर रहा था आपको कि खूब दबा के खरीदने का है नीचे, क्या मतलब कैसे बता रहा था आपको मॉडल? क्या तो उस दिन अगर आप देखोगे ऑब्वियसली जब मार्केट लोअर सर्किट ही लग रहा तो आप ज्यादा ऑलरेडी इतना मार्केट गिर चुका था, क्योंकि उससे पहले लॉकडाउन लगने के पहले ही कहीं ना कहीं मार्केट को एक नेगेटिव न्यूज के एक्सपेक्टेशन थे। इसीलिए मार्केट अगर आप देखोगे 12,400 के पीक से ऑलरेडी 9,000 के नीचे आ चुका था। तो ऑलरेडी एक 30-35% का फॉल हो चुका था। उसके बाद में सर्किट लगने की वजह से एक और 10% का फॉल आया। टॉप से निफ्टी ऑलमोस्ट 40% नीचे गिर चुका था। अगर आप देखोगे किसी भी स्टॉक का प्राइस जो हम देखते हैं वो होता क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। हम लोगों ने एक सिंपल एनालिसिस किया था कि ये जो लॉकडाउन लगा है ये शायद 3 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हद से 6 महीने के लिए चलेगा। 6 महीने में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ, या तो इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, कुछ वैक्सीन आ जाएगी, कुछ दवाई आ जाएगी, और हद से हद 1 साल की कॉर्पोरेट अर्निंग चली जाएगी। बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम 20-30 साल की अर्निंग को 3 महीने के या 6 महीने के वॉश आउट के चलते पूरा ही राइट ऑफ कर दे। तो हम लोगों ने सोचा था कि 40% गिर गया है, इसके ऊपर और ज्यादा गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और हमारा मॉडल भी जो है, उस वक्त हमारा जो मॉडल है उसने हमको बताया कि अब यहाँ से इक्विटी ज्यादा खराब नहीं लग रहा है, आपको इक्विटी ऐड करनी चाहिए। तो जो हमारे मॉडल में अलग अलग पैरामीटर होते हैं उसमें हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट वाला पैरामीटर है। उसने हमसे कहा था कि आपका एक्सपोजर, जो हमारे सिग्नल थे वो एक्सट्रीम पे थे, और उसी टाइम पे अगर आप देखोगे इंडिया के मार्केट में लॉकडाउन लगा था, उसी दिन शाम को यूएस ने आज तक का एक सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया था। और उस वक्त सारी सेंट्रल बैंक ने और सारी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट यही था कि हम लोग से जो बन पड़ेगा हम करेंगे अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। वो स्टेटमेंट ही काफी था आपको इक्विटी में बड़ा तेजी का कॉल लेने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है 2008 के लीमन क्राइसिस में, 2011 के फॉल में, 2013 के टेपर टेंट्रम में, एक बार जब गवर्नमेंट ये कॉल ले लेती है, सेंट्रल बैंक ये कॉल ले लेता है कि हमको अपनी इकोनॉमी बचानी है, हमको अपना मार्केट बचाना है, फिर लिक्विडिटी इतनी ज्यादा आ जाती है सिस्टम में कि ऑटोमेटिकली इक्विटी मार्केट ऊपर की तरफ चलने लग जाता है। तो उस वक्त अगर आप देखोगे हमारा, उससे पहले हमारा इक्विटी लेवल ऑलमोस्ट 30% पे था। उस दिन हमने आके अपना इक्विटी लेवल 45% के आसपास बढ़ा दिया था, और उसके बाद में फिर से जैसे जैसे मॉडल ने हमारा इक्विटी लेवल बढ़ाने का सिग्नल देते गया, ये 45% वाला इक्विटी लेवल हम लोग पीक पे ऑलमोस्ट 80% तक लॉन्ग करते चले गए थे। भवेश, एक बहुत दिलचस्प बात आपने कहा कि जब कोविड वाले में बड़ी बहुत फायदे थे, मुझे थोड़ा उस दिन की कहानी सुनी ना। उस दिन क्या हुआ था, कैसे आप लोगों ने उस दिन क्या किया था? बड़ा मजेदार दिन रहा होगा। रात में खबर सुनी कल से लॉकडाउन, फिर अगले दिन आए तो क्या क्या किया था, जरा वो कहानी सुनाइए ना, मजेदार होगी वो। तो इसमें अगर आप देखोगे ऑब्वियसली उस दिन सबको जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया कि अगले दिन से लॉकडाउन लग रहा है, बहुत सारी चीजें, एकदम पैनिक का माहौल तो था ही। तो सुबह कितने बजे ऑफिस पहुंच गए थे आप? कितने बजे ऑफिस पहुंच गए थे? हाँ, लेकिन हम लोगों के लिए जो डिसीजन लेना था वो काफी इजी था, क्योंकि ये जो पूरे फंड हम जो चलाते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड, ये मॉडल ड्रिवन होता है। तो इस फंड की खासियत ही ये है कि ह्यूमन इमोशन को ये पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है। नॉर्मली अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग सोचोगे कि कल से लॉकडाउन लग रहा है, तो और अगले दिन मार्केट का रिएक्शन भी अगर आपने देखा रहेगा, मार्केट में ऑलमोस्ट 10% का फॉल आ गया था। जो हम लोअर सर्किट की बात करते हैं वैसा फॉल आ गया था, क्योंकि ह्यूमन इमोशन यही बोलेगा कि अब कोविड का लॉकडाउन लग गया है, पता नहीं मार्केट कितने दिन तक गिरेगा, वापस खुलेगा नहीं खुलेगा, लोगों के ऑफिसेस चालू हो गए, बिजनेसेस चालू हो गए कि नहीं हो गए, और कितना बड़ा डैमेज होगा किसी को पता नहीं। और उसके चलते अगर आप अपना ह्यूमन इमोशन इस्तेमाल करते तो आप बोलते थे कि सब कुछ बेच के बाहर निकल जाओ मार्केट से। लेकिन अगर आप देखोगे जिस दिन लॉकडाउन लगा उसी दिन मार्केट का बॉटम बन गया, 7,600 का लेवल उस दिन आया था, और आज तक वो लेवल हमने फिर से देखा नहीं, और वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 150% ऊपर चल गया। तो ये ह्यूमन बायसनेस, ह्यूमन इमोशंस को हटाने के लिए ही बैलेंस एडवांटेज फंड पूरी का पूरा एक प्रोसेस ड्रिवन मेथोडोलॉजी के थ्रू चलता है। मॉडल जो रहता है, फॉर्मूला जो रहता है, वो टाइम टेस्टेड है। उसकी हमने पिछले 15 साल की, 20 साल की टेस्टिंग की हुई है, और उसने 2008 का लीमन क्राइसिस, 2011 का यूरोपियन क्राइसिस, 2013 का टेपर टेंट्रम जब इंडिया को फ्रजाइल 5 क्या कहा था, फिर डिमोनिटाइजेशन, IL&FS क्राइसिस,
अलग अलग क्राइसिस में हमने टाइम टेस्टेड करके देखा हुआ है कि मॉडल जो बताता है, मॉडल जिस तरीके से काम करता है उसके ह्यूमन इंटरवेंशन से कंपैरिजन में फॉर्मूला ड्रिवन प्रोसेस फॉलो करने से आपके आउटकम, आपके नतीजे बहुत बेटर निकलते हैं। ओके, भविष्य एक छोटा सा जवाब चाहिए। फाइनेंशियल्स में आपका काफी बड़ा एक्सपोजर है, इस समय आपका मॉडल क्या कह रहा है इसको लेकर के? तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल्स हमारे पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन अगर मैं इंडेक्स के कंपेयर करूं, क्योंकि निफ्टी का अगर फाइनेंशियल्स का वेट देखोगे, निफ्टी में भी सबसे बड़ा सेक्टर है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में भी है। बट ओवरऑल हम लोग 2 से 2.5% फाइनेंशियल में अंडरवेट चल रहे हैं। उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो हम लोग एनबीएफसी एज अ सेक्टर पे अंडरवेट है, क्योंकि जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एनबीएफसी के लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है, बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो हम लोग बैंक्स पे ओवरवेट है और एनबीएफसी में थोड़े से अंडरवेट है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर में हम लोग 2 से 2.5% अंडरवेट है। जहां तक स्टॉक सिलेक्शन की बात है, स्टॉक सिलेक्शन हमारा पूरा फंडामेंटल ड्रिवन होता है। जैसे मैंने बताया, ग्रोथ को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस की स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन प्योरली फंडामेंटल्स की बेसिस पे होता है। मॉडल जो होता है, मॉडल हमको खाली हमारा कितना पोर्टफोलियो हेज करना है और कितना पोर्टफोलियो ओपन रखना है वो वाले कॉल में हेल्प करता है। जैसे अगर आप देखोगे आज की तारीख में मेरे बैलेंस एडवांटेज फंड में मेरी नेट इक्विटी 63% के आसपास है। तो जैसे मैंने बताया, हमारी इक्विटी 30 से लेके 80 के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो मेरा मॉडल मुझे आज कह रहा है कि पूरा 80 रुपया इक्विटी में मत लगाइए, क्योंकि मार्केट में जो मेरा एक सिग्नल है, वोलेटिलिटी वाला सिग्नल, वो बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा खराब लग रहा है। इसलिए हम लोगों ने 80% की जो इक्विटी थी उसके सामने 17% का निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी पुट ऑप्शन में ट्रेड करके एक्सपोजर 63 कर दिया है। तो स्टॉक सिलेक्शन अलग तरीके से चलता है और हेजिंग का जो डिसीजन होता है ये अलग तरीके से चलता है। तो भावेश कितनी मेहनत करते हैं और भावेश की टीम कितनी मेहनत करती है? मैंने देखिए इसीलिए इस तरह के सवाल पूछे जिससे आप समझ सकें कि आपको रिटर्न बनाने के लिए वो कितने दिन भर लगे रहते हैं और बहुत एफर्ट लगता है इस काम को करने में। तो अगर आप एक चाहते हैं कि आपको कम रिस्क वाला हेज्ड फंड मिले तो इस फंड के बारे में आप सोच सकते हैं, एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, जहाँ पे आपको 12-13% का एनुअलाइज रिटर्न डेफिनेटली मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, जिसके लिए भावेश जी काम करते हैं। भावेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों को इस फंड के निवेशकों को और पोटेंशियल निवेशकों को समझाने के लिए कि दरअसल बैलेंस फंड काम कैसे करते हैं और कैसे आपके लिए वो कमाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक किसी नए फंड मैनेजर और एक नए फंड से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज के लिए